सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृह्यपीच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय के माध्यम से काल चक्र पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। प्रलय काल कब होता है? प्रलय काल कब होता है? क्वेश्चन नंबर 19, प्रलय काल कब होता है? हाँ चलो, हाँ माइक पास करो, चलो। हाँ आपके पास कौन बैठा है बेटा? हाँ बेटा तुम ऐसे बैठो, मुझे तुम्हारा फेस नहीं दिखता है। विधि, हाँ चलो विधि बताइए। अवसर्पिणी काल में दुष्मा काल के अंत में 49 दिन शेष रहने पर भयानक घोर प्रलय होता है। और उसमें 7 दिन तक कैसी होती हैं? वर्षाएं, जो अशुभ वर्षाएं होती। कौन कौन सी विधि 7 दिन तक अशुभ वर्षाएं होती है? इसमें नहीं है। अगर आपने नोट किया होगा तो आप बता पाएंगे, और नोट नहीं किया होगा तो बता पाएंगे। क्षीर, अमृत, घी, सुगंधित, हाँ, बर्फ, विष, क्षार, धूम, धूल, वज्र, अग्नि। हाँ, ये 7 दिन तक, मतलब जैसे बर्फ़ की वर्षा होगी ना तो बेटा 7 दिन तक बर्फ़ की वर्षा ही होगा। ऐसे 49 डेज तक कैसा है? क्षार है, बर्फ़ है, विष जल है, धुएं हैं। तो अपने को क्या शिक्षा मिलती है? अपने को ये शिक्षा मिलती है, अगर हमें छठे काल में नहीं जाना हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से नियम से देवगति मिलती है। बस वो निकल जाएगा तुम्हारा वो समय, है ना। वो देवगति की आयु बेटा कैसी होती? बहुत लंबी लंबी आयु होती। वो आपका यहाँ प्रलय का काल निकल जाएगा। तो अगर हमें इन प्रलय काल से बचना हो तो उसका कैसा है? ये उपाय है कि अपन कैसा है? सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले इस भाव में। चलिए अब आगे अपन पढ़ते हैं। विधेय क्षेत्र में उत्तर कुरु में मनुष्यों की क्या क्या विशेषताएं होती है? सूत्र नंबर 30 का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर कुरु मनुष्यों में क्या क्या विशेषताएं होती है? उत्तर कुरु कहाँ है बेटा? हाँ दृष्टि बताओ। हाँ विधेय क्षेत्र में उत्तर कुरु है ना, ठीक है। तो प्रश्न अपना, उत्तर कुरु में मनुष्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? हाँ रक्षा बताइए। उत्तर कुरु में मनुष्यों की आयु 3 पल और ऊंचाई 6000 धनुष होती है। वे 3 दिन में एक बार आहार ग्रहण करते हैं तथा उनके शरीर का रंग सोने के समान पीला होता है। अच्छा, रक्षा दिन में कितनी बार आहार करती है? पता नहीं। मतलब मालूम नहीं, काउंटिंग नहीं, काउंटिंग नहीं है, मतलब कितनी भी बार, है ना, काउंटिंग नहीं है कि कितनी भी बार।
बेटा नियम बना लेना कि ये मुंह झूठा कैसा है, 3 बार करेंगे अथवा तो 4 बार करेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आपने ये नियम बना लिया ना कि देखो हम मुंह कैसा है 3 बार झूठा करेंगे या 4 बार, अगर आपने नियम नहीं लिया ना बेटा तो फिर कैसा है ATM अकाउंट, जब मन में आया जब कैसा है खा लिया, जब मन में, मतलब वो बेटा स्टमक को रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा, फिर बीमार पड़ोगे। तो उसको एक बार भोजन किया तो उसको पचाने के लिए हमें उतना समय तो देना पड़ेगा ना, उसको उतना रेस्ट तो देना पड़ेगा ना। और 10 ग्लास पानी सबको पीना है, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। थोड़ी थोड़ी सी आपको नैतिक शिक्षा भी क्लास में मेरी रोज़ हो ही जाती, क्योंकि अलग से आप लोग मुझे मिलते नहीं हो ना, तो इसलिए कैसा है ये बात भी बेटा मैं आपको बता देती हूँ। चलिए आगे, भरत क्षेत्र का बेटा विस्तार कितना है, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? हाँ रक्षिता बताइए, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? भरत क्षेत्र का विस्तार 190वां भाग है। किसका बेटा, किसका 190वां भाग है? जम्बूद्वीप का। जम्बूद्वीप का 190वां भाग है ये। और अगर अपन वो बट्टे के हिसाब से अपन ने देखे तो कितना हुआ? 526 6/19। हाँ हाँ उसका जैसा है वो उतना पूरा जम्बूद्वीप का विस्तार। हाँ बराबर। जलचर जीव कौन कौन से समुद्र में होते हैं? जलचर जीव कौन से समुद्र में होते हैं? हाँ अवनी बताइए। जलचर जीव लवणोदधि, कालोदधि और स्वयंभू यमन समुद्रों में ही जलचर जीव होते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ और कैसे होते हैं बेटा, आपने बताया था ना कि जलचर जीव वहाँ को जो हाँ मगरमच्छ होते हैं, और कितने कितने योजन के होते हैं वो? 1000 योजन लंबे होते हैं। बहुत बढ़िया। 500 योजन मोटे होते हैं। हाँ 250 योजन चौड़े होते हैं। बहुत बढ़िया। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, अब अपन कैसी है आगे चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर अपना 33 है। अब इसमें कहते घातकी खंड की रचना बताते हैं कि धातकी खंड की रचना कैसी होती। जम्बूद्वीप की तो बेटा अपन ने देख ली है, और सेकंड अपना द्वीप कौन सा है? धातकी खंड। मुझे बताओगे मैप में कौन सा है धातकी खंड? हाँ हाँ जैनसी बताइए, धातकी खंड कौन सा है बेटा? हाँ पूरा ये है ना, ये धातकी खंड। उसके बाद समुद्र कालोदधि समुद्र कौन सा है? ये कालोदधि समुद्र है। पुष्करार द्वीप कौन सा है? और मानुषोत्तर पर्वत कौन सा है? मानुषोत्तर, ये रेड ये पूरा रेड जो बाउंड्री है ना, ये कौन सा? मानुषोत्तर पर्वत है। ये पूरा जो अपना ये पुष्करार द्वीप है ना, इसके आधे भाग में ये मानुषोत्तर पर्वत है, इसके 2 पार्ट फिर हो जाते हैं। तो मनुष्य कहाँ तक जाते हैं बेटा? बस 2.5 द्वीप तक। ये मानुषोत्तर पर्वत तक जाते हैं। नाम ही बेटा इसका क्या है? मानुषोत्तर, मनुष्य, मतलब मनुष्य की बाउंड्री कहाँ तक है? ये मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत तक जाते हैं, इसके आगे नहीं जाते। मतलब 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य जाते हैं, और उसके आगे कैसे हैं? मनुष्य जाते नहीं। तो ये जो रेड आपको दिख रहा है ना, वो कैसा है? मानुषोत्तर पर्वत पूरा 2.5 द्वीप को कैसा है? घेरे हुए है। बिल्कुल समझ में आया आप लोग को? चलो बैठ जाइए। अब कहते हैं धातकी खंड की रचना बताते कि कैसी है रचना। जैसे जम्बूद्वीप के ना, इससे सब दूने दूने, इसकी रचना कैसी है? सब दूने दूने हैं। तो द्विर है ना, इसको अपन कैसा पढ़ेंगे बेटा? द्विर धातकी खंडे। बोलो। धातकी खंडे। जो ध में जो रफ होता है ना, तो वो इधर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? धातकी खंडे। हाँ फिर से द्विर धातकी खंडे। द्विर धातकी खंडे। हाँ एक बार और बोल लीजिए। द्विर धातकी खंडे। अब यहाँ ये कहते हैं कि धातकी खंड
ना। द्विर मतलब कैसे हैं, दूने दूने ना, जम्बू द्वीप से दूने दूने कैसी है रचना है इसकी। तो द्विर धातकी खंडे मतलब जो जम्बू धातकी खंड का क्षेत्र पर्वत आदि जम्बू द्वीप से कैसे हैं, दूने दूने होते हैं। धातकी खंड द्वीप में क्षेत्र पर्वत आदि की संख्या कितनी है, धातकी खंड में द्वीप में क्षेत्र पर्वत आदि की संख्या कैसी है, जम्बू द्वीप से दूनी। ये 1 लाख योजन का है तो धातकी खंड 2 लाख योजन का है, और ये 1 लाख योजन का तो लवण समुद्र 2 लाख का, तो ये 4 लाख का है ना। इस प्रकार सब दूने दूने कैसी है रचना होती जाती, आगे आगे सब दूने दूने रचना होती जाती हैं। तो धातकी खंड में मेरू, देखो धातकी खंड में दूने दूने क्या क्या चीज़ें हैं। धातकी खंड में मेरू 2, मुझे उसमें बताओगे कि मेरू कहाँ है 2, धातकी खंड में मेरू देख बेटा, है ना 2 मेरू है, कौन बताएगा। उसमें देखो धातकी खंड में 2 मेरू हैं बिल्कुल। देखो कहाँ पर मेरू है ये बिल्कुल, है ना। आप विधेय क्षेत्र में देखो, पहला मेरू कहाँ है, सुदर्शन मेरू। 5 मेरू है ना बेटा, तो कहाँ कहाँ पर है। पहला मेरू कहाँ है, जम्बू द्वीप में, कौन सा, ये सुदर्शन मेरू है ना। और बाकी 5 मेरू है ना, 5 मेरू है ना, तो ये कौन सा है ना, देखो ये अचल मेरू, और ये कैसा है, हाँ ये कौन सा है अपना, हाँ ये विजय मेरू है ना। तो ये कैसा है, धातकी खंड में ये 2 मेरू, 1 और ये 2, पहला सुदर्शन मेरू जम्बू द्वीप में, फिर धातकी खंड में अचल और कैसा विजय मेरू है। कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। अब ये पुष्करार द्वीप में कौन सा मेरू है ये, हाँ ये वाला मेरू दिख रहा है ना, ये कौन सा दिख रहा है, विद्युन्माली मेरू। और इधर कौन सा है ये, हाँ बिल्कुल ये कैसे, मंदर मेरू, ये कैसा है, मंदर मेरू। तो ये हो गए ना बेटा 5, है ना, 1 2 इसमें धातकी खंड में 2 और पुष्करार द्वीप में ये 2 मेरू। इस प्रकार कैसे हैं, 5 मेरू हैं। 5 मेरू के आपने नाम है ना, सुदर्शन, विजय, अचल और मंदर मेरू और विद्युन्माली, 5 मेरू है। देखो आपके पीछे मैप में भी 5 मेरू कैसे हैं बने हुए हैं। तो ये समझ में आया बेटा कि 5 मेरू कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक तो किस में पाया जाता है, जम्बू द्वीप में, एक कहाँ पाया जाता है, जम्बू द्वीप में, 2 कहाँ पाए जाते हैं, धातकी खंड में, और बाकी के 2 कहाँ पाए जाते हैं, पुष्करार द्वीप में कैसे हैं पाए जाते हैं। तो धातकी खंड द्वीप में क्षेत्र पर्वत आदि की संख्या कितनी है, धातकी खंड क्षेत्र में पर्वत आदि की संख्या जम्बू द्वीप से कैसी है, दूनी दूनी है। धातकी खंड में दूने दूने क्या हैं, धातकी खंड में मेरू 2 हैं, अभी अपने देखे ना बेटा मैप में, मेरू कैसे हैं, 2 हैं। विजय है ना, पश्चिम में कैसा है, विजय मेरू है, और पूर्व में कैसा है, अचल मेरू है। ये 2 मेरू भरत आदि क्षेत्र 2-2 हिमवान तथा 6 पर्वत है। अब धातकी खंड में कमल आदि का विस्तार कितना है, धातकी खंड में कमल आदि का विस्तार कैसा है, दूना दूना है ना। ये जो कमल है ना, तो ये जो कमल अपने बने ना बेटा, ये भी सब कैसे हैं, दूने, इससे दूना ये, इससे दूना ये, साइज में भी आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं ना। ये अपना इसमें हिमवन पर्वत पे जो है पद्म नाम का सरोवर है, ये इससे बड़ा और इससे, तो ये सब कैसे हैं, दूने दूने पाए जाते हैं। तो धातकी खंड में कमल आदि का विस्तार, ये तो अपने जम्बू द्वीप का बताया, ऐसा धातकी खंड का भी लगा लेना बेटा उसमें। धातकी खंड में कमल आदि का विस्तार भी कैसा है, दूना दूना है, जम्बू द्वीप से दूना दूना है। धातकी खंड को पूर्व पश्चिम विभाजित करने वाला कौन सा पर्वत है ना, ईश्वाकार पर्वत है। देखो बीच में ईश्वाकार पर्वत है वो, है ना, तो वो उसको कैसा है, विभाजित कर देता है।
धात्की खंड में द्वीप का यह नाम कैसे है? धात्की खंड में द्वीप में धात्की नाम के वृक्ष में स्थित इसका नाम सार्थक है। जैसे अपने जम्बू द्वीप में क्या था? जम्बू नाम का वृक्ष था, वो ऊपर कोने में है ना। वो जम्बू नाम के वृक्ष से ये क्या हुआ? जम्बू द्वीप इसका नाम पड़ा है। उसी प्रकार से धात्की खंड में धात्की नाम का कैसा वृक्ष है, उसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? धात्की खंड पड़ा है। धात्की खंड में कौन सा समुद्र घेरे हुए है? बताओ कौन सा? धात्की खंड को कौन सा हाँ, रक्षा कौन सा है बेटा? कालोददी समुद्र है। तो कालोददी समुद्र उसको कैसा है? घेरे हुए है। अब कालोददी समुद्र को घेरे हुए कौन सा द्वीप है और इसका विस्तार? हाँ, पुष्करार द्वीप दिख रहा है ना, सबसे बड़ा जो पुष्करार द्वीप ना, वो उसको कैसे? कालोददी समुद्र को, जैसे मैंने बताया था, ये मैप को निकाल के बेटा अपन नीचे ज़मीन में लगा ले तो हाँ, तो क्या होगा? एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, और द्वीप से फिर समुद्र दूना, फिर समुद्र से दूना, फिर द्वीप, फिर ऐसे सब दूने दूने विस्तार वाले कैसे हैं? पाए जाते हैं। अब कालोददी समुद्र को घेरे हुए कौन सा द्वीप है? कालोददी को पुष्करार्ध द्वीप। कौन सा है बेटा? ये सबसे बड़ा जो दिख रहा है ना, ये पुष्करार्ध द्वीप उसको घेरे हुए है। यह इसका विस्तार 16 लाख योजन का है। ये सब दूने दूने कैसे हैं? पाए जाते हैं। अब आगे कहते हैं पुष्करार्धे च। पढ़ो बेटा, 34वां सूत्र है, पढ़िए। पुष्करार्धे च, फिर से एक बार पढ़िए। पुष्करार्धे च। चलो पढ़ो बेटा, अवनी पढ़ो बेटा। पुष्करार्धे च। अब यहाँ ये कहते च मतलब और, च का अर्थ क्या होता है? और। तो कहते हैं और पुष्करार्ध में भी उतने ही क्षेत्र पर्वत हैं क्या? है ना, जितने जम्बू द्वीप हैं, जितने एक धात्की खंड में हैं, क्या पुष्करार्ध द्वीप में भी कैसे उतने ही पर्वत और कैसे क्षेत्र हैं क्या? बोले हाँ, उसमें भी उतने ही पर्वत और क्षेत्र है। तो पुष्करार्ध द्वीप में कितने पर्वत और क्षेत्र है? पुष्करार्ध द्वीप में उतने ही द्वीप व पर्वत हैं जितने की धात्की खंड में हैं। सब में बेटा उतने ही हैं। 32 विधेय अगर यहाँ पर है बेटा, है ना, तो सब में ही है ना 32 विधेय है ना। हाँ बेटा, हाँ, विधेय क्षेत्र से बेटा मोक्ष जाने का द्वार किसा कहला। तो 32 है ना, एक जैसे ये विधेय ना 16, इसमें 32 विधेय है। अब 32 में अपन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? मेरा मैथ्स कमज़ोर है, अवनी तुम बताओ। ना 32 में इंटू 5 तो कितना हुआ? 160, 160 हुआ ना। 160 में ये तो अपने विधेय क्षेत्र के 160 लगा लिए तीर्थंकर, फिर 5 भरत के और 5 ऐरावत के, तो कितने हो गए? 10। 170 तीर्थंकर 2.5 द्वीप में विद्यमान रहते हैं। समझ में आया आपको? कहीं पर आएगा ना कि भाई 170 तीर्थंकर विधान भी होता है अपने यहाँ पर, तो कहाँ होते हैं वो 170 तीर्थंकर? तो हाँ, 2.5 द्वीप में होते हैं। तो 32 से ना, 32 में अपने 5 को इंटू किया तो 160 हो गया, फिर 5 भरत के जोड़ लिए उसमें और 5 कैसे हैं? ऐरावत के जोड़ लिए, तो कितने हैं? 170 तीर्थंकर। आशी कितने हुए बेटा? 170 तीर्थंकर हो गए। अब यहाँ ये कहते हैं कि मध्यलोक में कुल कितने जिनालय हैं? मध्यलोक में कुल 458 जिनालय है। अधोलोक में कितने जिनालय हैं? 7,72,00,000। अधोलोक में कितने जिनालय? सब बेटा अकृत्रिम है, किसी ने बनाए नहीं। 7,72,00,000। और अपना जो मध्यलोक है ना, जहाँ पर रहते हैं, है ना, वहाँ पर 458 जिनालय है। ये भी सब अकृत्रिम है। पुष्करार्ध में पर्वत, मेरु और क्षेत्रों की संख्या कितनी है? पुष्करार्ध द्वीप में 2 ईश्वाकार पर्वत हैं। उसमें कैसे कितने? 2 मेरु कहाँ हैं? मंदर मेरु और विद्युन्माली। 2 मेरु तथा भरत क्षेत्र में भी कैसे हैं? 2 मेरु हैं।
हाँ, तो इस प्रकार से कैसे हैं 5 मेरु की संख्या आ गई है। कोई बताएगा कि ये 5 मेरु कहाँ पर होते हैं? ये 5 मेरु कहाँ पर होते हैं? हाँ, दृष्टि बताइए। कौन सा बेटा? सुदर्शन मेरु। हाँ हाँ, इससे बोल बेटा, है ना। धात की खंड में 2 होते हैं। 2 मेरु होते हैं, हाँ, विजय मेरु और अचल मेरु। बहुत बढ़िया। और फिर पुष्करार द्वीप में होते हैं 2 मेरु, हाँ, विद्युन्माली और मंदर। हाँ, मंदर मेरु और विद्युन्माली विद्युन्माली, मेरु। 2 मेरु। इस प्रकार से कैसे हैं 5 मेरु, ये 2.5 द्वीप में 5 मेरु होते हैं। इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप क्यों पड़ा? सब हाँ, तो पुष्कर द्वीप में पुष्कर नाम का वृक्ष होता है, इसलिए इस द्वीप का नाम कैसा है? पुष्कर द्वीप पड़ा। पुष्कर बोलो बेटा ना। 458, हाँ 458, 458 पूरे मध्यलोक में बेटा, है ना। अकृत्रिम है। ऐसे ऊर्ध्वलोक में 7 लाख, ये 7,72,00,000 जिनालय है। और अपने इसमें भी है बेटा, देखो ऊर्ध्वलोक के भी जिनालय हैं। हाँ, 7 करोड़ कैसे हैं? 72 लाख हैं। 7 करोड़ कैसे हैं? 72 लाख हैं इसमें, ना। और मध्यलोक का भी है, मध्यलोक की संख्या भी है, आई है। ये ऊर्ध्वलोक की संख्या भी आई है कि ऊर्ध्वलोक में भी कैसे हैं, कितने पाए जाते हैं, वो बताऊंगी मैं आपको। ऊर्ध्वलोक में कितने पाए जाते हैं। चलिए, अब आगे कहते हैं कि पुष्करार्ध का नाम क्यों पुष्करार्ध पड़ा? पुष्करार्ध द्वीप का नाम पुष्करार्ध, पुष्कर अपन उसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्कर और अर्ध, मतलब पुष्कर का कैसा है? आधा। तो आधा क्यों हुआ अवनी? क्योंकि बहुत बढ़िया, बीच में कैसा है? मानुषोत्तर पर्वत आ गया, इसके कारण कैसा है? ये इसका आधा पार्ट 2.5 द्वीप में चला गया, आधा पार्ट बेटा कैसा है? मानुषोत्तर पर्वत के बाहर हो गया, इसलिए इसको पुष्करार्ध कहते, आधा आधा कहते हैं। तो मानुषोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के 2 भाग हो जाते, इसमें आधा पुष्कर द्वीप को पुष्करार्ध द्वीप कहते हैं। ये मानुषोत्तर पर्वत तक मतलब इसको 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप बेटा कौन कौन से हैं? 2.5 द्वीप कौन से हैं? जम्बू द्वीप, बहुत बड़ी, धात की खंड। हाँ, अवनी अब बोलने लग गई तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल, है ना। मुख केवली को सब बोलता केवली कर देंगे ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, बहुत अच्छा बेटा, बोलोगे तो अपने स्मरण में रहेगा आप लोगों को ना। तो धातकी सूत्र में च शब्द क्यों ग्रहण किया है कि धातकी खंड के समान पुष्करार्ध द्वीप भी है, इस बात को कहने के लिए च मतलब, बाकी सब दूने दूने विस्तार वाले हैं मेरे को, है ना। अब आगे कहते हैं, अब कहते हैं कि पुष्करार्ध में ही दुगनी रचना क्यों कही है? संपूर्ण पुष्कर को क्यों नहीं कहा है? क्योंकि उसका आधा पार्ट हो जाता है ना बेटा। मानुषोत्तर पर्वत आ गया इसमें, तो पुष्करार्ध का क्या हुआ? आधा भाग तो 2.5 द्वीप में चला गया, और आधा भाग कैसा है? भाग 2.5 द्वीप बेटा कौन कौन से हैं? द्वीप आधा, 2.5 हो गया, 2.5 है ना। आत्मा शब्द भी कैसा है? 2.5। आत्मा शब्द कैसा है? 2.5 है, 2.5। देखो मुकेश अंबानी था ना, उसकी वाइफ का नाम नीता अंबानी, उसने उसके बर्थडे पर भूमि, है ना, 250 करोड़ का चार्टर प्लेन उसकी वाइफ को, नीता अंबानी को, है ना, बर्थडे में गिफ्ट दिया। जब मैंने पेपर में पढ़ा बेटा ये, मैंने सोचा अगर 2.5 अक्षर ये आत्मा का सिखा देता उसको तो पता नहीं वो 250 करोड़ में वो सुखी हुई या नहीं हुई, लेकिन अगर उसको 2.5 अक्षर अगर वो आत्मा का सिखा देता कि मैं आत्मा हूँ, तो भवांतर सुखी हो जाता, है ना। 250 करोड़ का प्लेन दिया उसने उसको, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि पुष्करार्ध द्वीप की में से ही दुगनी रचना क्यों है? क्योंकि पुष्कर में ही क्यों? क्योंकि उसका पार्ट आधा हो गया ना बेटा, इसलिए। अब प्राग मानुष्योत्तरान मनुष्याः, पढ़ो। प्राग मानुष्योत्तरान
हाँ, फिर से पढ़िए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हाँ, विधि पढ़ेगी बेटा, विधि को दो पढ़ने को। हाँ, पढ़ो विधि। प्राग मानुषोत्तर मनुष्य। नहीं बेटा, देखो प्राग मानुषोत्तरान, न है ना बेटा, न आधा है ना, फिर न के वहाँ रुक जाना, फिर क्या ले लेना? मनुष्य। क्या ले लेना? मनुष्य। हाँ, फिर से पढ़ो बेटा। प्राग मानुषोत्तर मनुष्य। हाँ, प्राग, प्राग मतलब पहले। प्राग मतलब कैसे हैं? पहले। तो पहले मतलब किसके पहले? बोले मानुषोत्तर पर्वत के पहले। तो मानुषोत्तर पर्वत के पहले क्या हुआ बेटा? बीच में मानुषोत्तर हाँ, उसके पहले अपना क्या? पुष्करार्ध द्वीप आ गया है। तो मानुषोत्तर पर्वत तक ही कैसा है? प्राग। प्राग मतलब पहले, मतलब मानुषोत्तर और मनुष्य। मनुष्य कहाँ तक जा सकते हैं? बस ये जो रेड बाउंड्री बनी है ना, बस उसके अंदर तक ना, उसके बाहर कोई ऋषि नहीं, कोई मुनि नहीं, कोई विद्याधर नहीं, कोई नहीं जा सकता है ना, सिर्फ देवतागण जाते हैं ना। वो भी अष्टानिका पर्व में जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, वहाँ पूजन भक्ति वगैरह कैसे करते। बाकी मानुष्योत्तरा लिखा है ना भूमि, तो क्या है? मतलब मनुष्य की सीमा कितनी है? बस मानुष्योत्तर पर्वत के भीतर तक, उसके बाहर कैसा है? जा सकते नहीं हैं। अब यहाँ ये कहते हैं मानुष्योत्तर पर्वत तक ही मनुष्य जाते हैं, मानुष्योत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य जाते हैं। मानुष्योत्तर पर्वत कहाँ पर है? पुष्कर द्वीप के मध्य में है ना, दिख रहा है ना आपको? ये पुष्करार्ध द्वीप है, उसके मध्य में चूड़ी के आकार का गोल रेड कलर का पूरा कैसा है? मानुष्योत्तर पर्वत है। समझ में आया? हाँ, श्रेया दिख रहा है बेटा, है ना? मानुष्योत्तर पर्वत दिख रहा है? हाँ बोलो बेटा। हाँ, जनरली बेटा यही है ना, जो मैप में बनाया जिस कलर के हो ना, जैसे समुद्र जो बनाए ना बेटा, वो लाइट ब्लू, एकदम लाइट ब्लू कलर के समुद्र सब बनाए हुए हैं, देखे ना? हाँ हाँ, किस में? पर्वत? हाँ, क्षेत्र है बे, समुद्र का मैं बोल रही हूँ कि समुद्र का कलर कैसा होता है? जैसे जितने भी बने हुए ना, देखो लाइट ग्रीन कलर के बने हुए समुद्र हैं। तो जिसका जो कलर होता है ना, जैसे अपने नील पर्वत तो कौन से कलर का था? नीला कलर का था। तो ये नील पर्वत कैसा है? नीला कलर का। अब आगे कहते हैं क्या मनुष्य के प्रदेश मनुष्य के आत्मा के प्रदेश 2.5 द्वीप के बाहर भी जा सकते हैं, है ना? तो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। मनुष्य कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं? बोले मनुष्य 2.5 द्वीप में, है ना। इसके मध्य में आने वाले 2 समुद्र तक मनुष्य लोग। कौन से 2 समुद्र आते बेटा? 2.5 द्वीप में कौन से 2 समुद्र आते? और कालोदरी समुद्र। लवण समुद्र आता है और कैसा है? कालोदरी समुद्र आता है। 2.5 द्वीप में 2 समुद्र और कौन कौन से हैं? वही 2.5 द्वीप में 2.5 द्वीप और 2 समुद्र कौन से हैं? द्वीप तो कौन से हैं बेटा? जम्बू द्वीप, घाती खंड और पुष्कर द्वीप आधा, बिल्कुल है ना। वो 2.5 द्वीप और 2 समुद्र है उसमें। कौन से? लवणोदधी और कालोदधी समुद्र है। अब मानुष्योत्तर पर्वत का नाम मानुष्योत्तर क्यों पड़ा? बोले मनुष्य लोक की सीमा में स्थित होने के कारण इसका नाम कैसा है? मानुष्योत्तर पड़ा, कि मनुष्य यहीं तक जा सकते हैं सौम्या, इसके आगे जा सकते नहीं हैं। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? मानुष्योत्तर पर्वत पड़ा है। अब इसमें कितने चैत्यालय हैं? तो मानुष्योत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं। क्या मनुष्य क्षेत्र के बाहर दूसरे विद्याधर या रिद्धिधारी मुनि जा सकते हैं? बोले मनुष्य जा ही नहीं सकते हैं, चाहे रिद्धिधारी हो चाहे मुनिराज हो, है ना, चाहे विद्याधर हो, कोई भी मनुष्य क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकता है। मनुष्य जन्म क्यों आवश्यक है? मनुष्य जन्म इसलिए आवश्यक है कि इसमें संयम की आराधना, रत्नत्रय की प्राप्ति मानव पर्याय में ही प्राप्त होती है। अपनी ये मनुष्य पर्याय मैंने कहा ना, मोक्ष का जंक्शन है,
मनुष्य पर्याय कैसा है? मोक्ष का जंक्शन है, यहीं से मोक्ष जाया जाएगा और कहीं से मोक्ष जाया जा सकता नहीं है। देखो 3 प्रकार की बेटा सफलताएं आती हैं, 3 प्रकार की। देखो ये जन्म की सफलता किससे होती है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने से होती है ना। जीवन की सफलता किससे होती है? संयम धारण करने से होती है। और मरण की सफलता किससे होती है? समाधि मरण करने से होती है। आप क्यों नहीं नोट कर रही हो बेटा? हाँ नोट करो बेटा, सब लोग नोट करो। ये तो क्या है, आपको गोष्ठियों में, प्रवचन में ये शब्द आपको जब भी मनुष्य भाव की सफलता की बात आए ना, तो आप कैसे हैं ये बोल सकते हैं फिर से, है ना। मनुष्य की, हाँ, जन्म की सफलता किससे होती है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने से, जीवन की संयम धारण करने से। पंचम गुण स्थानवर्ती हो, संयम धारण। आपने लिखा बेटा अवनी? हाँ। और मरण की सफलता किससे होती है? समाधि मरण करने से ही जन्म की सफलता होती है। अपने यहाँ छडाला में आता ना, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रसतणी। ये मनुष्य पर्याय कैसी बहुत दुर्लभ, चिंतामणि रत्न के समान है। जैसे समुद्र में बेटा कोई रत्न गिर जाए तब मिलना कितना मुश्किल है। समुद्र में कोई रत्न गिर जाए बेटा, आपकी अंगूठी गिर गई डायमंड की, तो अब समुद्र में गिर गई तो आर्या कितना मुश्किल है ना। उसी प्रकार ये मनुष्य भाव अपने को मिला है कितना, और उसमें भी बेटा जैन कुल, उत्तम कुल, ऐसा जैन धर्म अपने को मिला है बेटा, है ना। मैं कितनी बार नीलम के बारे में सोचती हूँ, इसको तो बेटा कोई चांस ही नहीं है धर्म पढ़े, धर्म सुने। कोई चांस है बेटा? जो वर्कर्स काम करते हैं इनको कोई चांस है? कोई चांस नहीं है इनको। और तुमको कितना है ना, भाई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, आप सिर्फ धर्म पढ़ो और अपनी स्कूल की पढ़ाई करो, दूसरा आपको यहाँ पर कोई काम है ही नहीं है। अब आगे कहते हैं आर्या मलेच्छाश्च। आर्या, हाँ, वॉच आज निकाली नहीं बेटा, वॉच बताना मुझे कितना टाइम हुआ? 6:45 हुआ ना। 7 बजे है अभी? अच्छा चलो, चलिए अब आगे है ना। आर्या मलेच्छाश्च, पढ़ो बेटा, एक बार फिर से पढ़िए। हाँ बोलो बेटा, कोई प्रश्न? इसमें छठा क्वेश्चन, मानुषोत्तर पर्वत का विस्तार कितना है, ये छूट गया ना। वेरी गुड, मतलब अलर्ट हो तुम लोग, है ना। इसमें अपना छठा क्वेश्चन बेटा छूट गया है ना। मानुषोत्तर पर्वत 1721 योजन ऊंचा, 430 योजन भूमि के अंदर, मूल में 122 योजन है ये, मध्य में 733 योजन का है तथा ऊपर 424 योजन का है। ये मानुषोत्तर पर्वत जो आपको रेड दिख रहा है ना इसमें, है ना, इसका विस्तार कैसा है इतना इसमें बताया गया है। अब यहाँ ये कहते हैं जो अपना 36 सूत्र है उसमें कि 2.5 दीप में क्या सभी मनुष्य समान होते हैं क्या, है ना, उसकी चर्चा अपन 36 सूत्र से करेंगे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए सूत्र। चलो पढ़ो, किसके पास है स्पीकर? हाँ चलो पढ़ो बेटा। आर्या मलेच्छाश्च। अब यहाँ ये कहते हैं कि आर्या, च मतलब और ना, बोले और कौन कौन है, तो बोले मनुष्य 2 प्रकार के होते, एक आर्य और एक कैसा है मलेच्छ। 2 प्रकार के कैसे हैं मनुष्य होते। अपन ये देखा था ना बेटा भरत क्षेत्र में, ये देखा था ना, एक कैसा है ये आर्यखंड, और 1 2 3 4 5 ये 5 कैसे हैं मलेच्छ खंड है। तो मनुष्य 2 प्रकार के थे, एक आर्य खंड में रहने वाले आर्य कहलाते हैं, और कैसे हैं मलेच्छ खंड में रहने वाले मलेच्छ कहते हैं। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स कहलाएंगे, भारत में रहने वाले
भारतीय कहलाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, आर्य और कैसे हैं, मलेच्छ हैं। मनुष्य कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। आर्य किसे कहते हैं और आर्या किसे कहते हैं? आर्य और आर्या जानते हो बेटा, भोग भूमि में दो ही नाम होते हैं, आर्य और आर्या। आर्या स्त्रियों को कहते हैं और आर्य पुरुषों को कहते हैं वहाँ पे। तो आर्य किसे कहते हैं? जो गुणों से सहित हो, गुणवान हो। अपने में मैच कर लेना आर्य आप तुम, ये आर्य के गुण होते हैं। आर्य कैसे होते हैं? जो गुणों से सहित हों, भोग भूमि में होते हैं ये, बिल्कुल भोग भूमि के मनुष्यों को आर्य कहते हैं। जो गुणों से सहित हो। कोई आपसे पूछे कि आपका आर्या नाम क्यों रखा, तो बोलना भोग भूमि में उनका नाम यही होता है इसलिए रखा। हर चीज़ का कोई कारण पूछे ना तो तुम बताना उनको। तो जो गुणों से सहित हो, गुणवान लोगों के बीच में, तुम्हें भी नहीं मालूम होगा, मालूम था? मुझे अपने नाम का ये मालूम था कि मेरे नाम का मीन्स विदुषी होता है। मेरे नाम का मीन्स विदुषी होता है। हाँ, विदुषी है बेटा, है ना। लेकिन जो आर्य आपका नाम है ना, तो अब कोई के ना, तो मम्मी पापा को भी ये बात बताना कि बता दिया कि आर्या मतलब कैसे, भोग भूमि के मनुष्यों का नाम कैसा है, आर्या होता है। जो गुणों से सहित हो, गुणवान लोगों के बीच में रहते हो, उन्हें आर्य कहते हैं, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं मलेच्छ किन्हें कहते हैं? निर्लज्जतापूर्वक कुछ भी बोलना, है ना। मतलब विवेक नहीं है बेटा कैसा बोलना। जब शब्द ही बेटा अपने को बोलना हो तो क्यों नहीं अच्छे शब्द बोले, क्यों बुरे शब्द बोले? भाई हलवा ही खाना है सपने में, तो आटे का क्यों खाए, बादाम का खाएंगे ना। क्यों आटे का खाएं, बादाम का ही खाएं, अच्छी चीज़ खाए ना उसमें। अगर हमें शब्द बोलना ही है तो कैसा है ना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, हितमित शब्दों का प्रयोग करें। क्यों पागल, ये वो न जाने क्या क्या जो शब्द बोलते हैं, बिल्कुल नहीं आप शब्द बोलना बेटा, है ना। सबको कैसा है, हितमित प्रिय शब्द बोलना। निर्लज्जता कुछ भी बोलने का, मेरा तो 1 घंटे का पूरा लेक्चर है इस पे। कब बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना, कहाँ मौन रहना, है ना। कभी एक आध दिन क्लास लूँगी आपकी 1 घंटे की। ली थी बेटा, एक बार ली थी, चलो। जो निर्लज्जता पर कुछ भी बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या है, मलेच्छ कहते हैं। अब आर्य मनुष्यों के बेटा इसका एक चार्ट पूरा बना लेना है ना। इसका कैसा है, चार्ट है इसका, पूरा इसका आपके इसमें कैसा है, चार्ट दिया हुआ है। तो आप कैसा है, इस पर अपनी नोटबुक में ना इसका कैसा है, चार्ट बना लेना। देखो इसमें है ना, मनुष्य के 2 भेद हैं। पेज नंबर बेटा 62 है, गाथा पेज नंबर 62 है। मनुष्य के कैसे हैं, 2 भेद होते हैं। बिल्कुल आपके पास भी है ये बुक बेटा, नहीं है ना? हाँ 62 पे देखो बेटा, तीनों जन मिलके देख लो, चारों जन वहाँ पर। हाँ पेज नंबर बेटा 62 निकालिए, नीचे वाला है ना, 36 वाला सूत्र में ना। मनुष्य के 2 भेद हैं, आर्य और मलेच्छ, है ना। आर्य जिसमें धर्म की प्रवृत्ति हो उन्हें क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। और जिसमें धर्म की प्रवृत्ति नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं, मलेच्छ कहते हैं। अब आर्य के भी बेटा 2 भेद कर दिए, एक रिद्धि प्राप्त आर्य और कैसा है, एक रिद्धि अप्राप्त आर्य। मतलब एक जिसको रिद्धियाँ प्राप्त होती है वो रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं, और जिनको रिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती है वह कैसे हैं, रिद्धि अप्राप्त कहते हैं। अब मलेच्छ के भी बेटा 2 भेद कर दिए हैं ना, एक कर्म भूमि मलेच्छ, या 850 होते हैं, 850 उनके खंड होते हैं, और एक अंतर्भूमि मलेच्छ जो कुभोग भूमि है ना, जो कैसे 96 अपने कुभोग भूमि का पिक्चर लगा हुआ है ना बेटा, पास वाले रूम में पूरा चार्ट लगा है ना, कुभोग भूमि का पूरा चार्ट लगा हुआ है ना। तो कुभोग भूमि में कैसे होते हैं बेटा मनुष्य, देखो कुभोग भूमि में मनुष्य, आप एक बार उसको ध्यान से देख लेना वो चार्ट को बेटा, है ना, उस रूम में जाकर, है ना। आज आप लोग उसको ध्यान से देखना ये कैसे होती है और कहाँ होती है कुभोग भूमियाँ, है ना। एक जांघ वाले कैसे होते, कुभोग भूमि में कैसे जीव होते हैं,
एक जांघ वाले, एक टांग वाले ना, और पूंछ वाले मनुष्य होकर भी। आपने देखा होगा अपने आजकल कुछ ऐसे शो वगैरह बताते ना, उसमें मनुष्य ही वो शेर की खाल पहन कर आ जाते हैं, है ना। चेहरा कैसा है मनुष्य का, तो वो सब शेर की खाल कैसे पहन के आ जाता है, फिर उनकी पूंछ होती है और चेहरा कैसा है उनका, वैसा सिंह जैसा ही दिखता है। तो एक जांघ वाले, एक टांग वाले, पूंछ वाले, गूंगे, सिंग वाले मनुष्य कैसे होते? कुभोग भूमि के जीव। किस कारण से बेटा कुभोग भूमि मिलती है? कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि मिलती है। अब और कैसे होते? खरगोश के समान, है ना, सांकल के समान लंबे लंबे, मतलब कान इतने लंबे कि बेटा यहाँ टिक जाए, है ना, इतने लंबे लंबे कान वाले होते हैं। एक कोई एक कान वाला होता है और इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसको ओढ़ कर बिछा ले, उसी को नीचे बिछा ले और उससे कैसे ओढ़ ले, मतलब ऐसी कोई चादर हो ना कि अपन बिछा ले और फिर ऊपर से उसको ओढ़ ले, मतलब उनके कान इतने बड़े बड़े होते हैं। और घोड़े, सिंह, कुत्ता, बकरा, हाथी, गाय, मेंढा, मछली, भैंसा, सूअर, व्याघ्र, कौवा, बंदर के समान कैसे होते हैं? मुख वाले मनुष्य होते हैं कुभोग भूमि में। मेघ, बिजली, काल मतलब मगर, दर्पण के मुख वाले भी मनुष्य होते हैं। और जैसे अपना दर्पण होता है ना, मिरर, दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा चौकर मुख वाले भी उसके, है ना, शेप उसका दर्पण के मुख वाले भी कैसे होते हैं? मनुष्य होते हैं। और रहते कहाँ हैं बेटा कुभोग भूमि में? गुफा और पेड़ों पर कैसे हैं? रहते हैं। और खाते पीते क्या हैं कुभोग भूमि के? क्या खाएंगे? मिट्टी, फूलों और फलों का उनका आहार रहता है। और आयु उनकी कितनी होती कुभोग भूमि में? एक पल्ले की कैसी होती है? आयु होती है। तो इस प्रकार देखो, एक मेरे को 30 भोग भूमियाँ भी बतानी हैं। 30 भोग भूमियों की संख्या, भोग भूमि कितनी होती है? 30 होती हैं। तो 30 कैसे आएंगी? देखो, कर्म भूमि तो बेटा 15 होती है, कर्म भूमि 15 होती है। अब कैसे 15 कैसी आई संख्या बेटा? 15 कैसी है ना? जम्बू द्वीप के 5 है ना, 5 ये हो गए ना, जम्बू द्वीप में हो गए, और फिर बाकी 5 एरावत। बहुत बढ़िया। 5 विदेह की बेटा, 15 कर्म भूमियाँ कैसी हुई है ना? 5 विदेह की, ये 5 अपनी कैसी है? विदेह की। ये विदेह है ना, यहाँ 5 है ना, 5 और 5 कैसी है? भरत की कर्म भूमियाँ, और 5 कैसी है? ऐरावत की। तो कुल टोटल कितनी हो गई? 15। तो 15 कैसी है? कर्म भूमियाँ होती है। अब आगे कहते हैं, और भोग भूमि बेटा 30 होती है। भोग भूमि कितनी होती है? 30। अब ये 30 कैसे आई? 30 की संख्या कैसी आई? तो देखो, जगन्य भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि कैसी है यहाँ पर, है ना, ये कौन सी है जगन्य भोग भूमि? ये हेमवत है ना, और ऐसे ऊपर हैरण्यवत। 2 हो गई है ना, 2 हो गई। और 2 में अपन कैसे 5 को इंटू करेंगे? 5 को इंटू कैसे करा? धात्की, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। 2 धात्की खंड में, 2 पुष्करार द्वीप में, तो कितना हो गया? 5। और 2 कैसी है? ये जगन्य भोग भूमि, एक यहाँ नीचे है और एक ऊपर है। तो 5 में अपन है ना 5 × 2, तो कितना हुआ? 10 हो गया ना। अपने को 30 भोग भूमियों की संख्या देखनी है। अब दूसरी मध्यम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि बेटा कौन सी है? ये हरी क्षेत्र। और ऊपर कौन सी? रम्यक क्षेत्र। ऊपर कौन सी है? रम्यक क्षेत्र। 2 तो ये हो गए, और इसमें भी 5 × 2, तो कितने? 10 हो जाएगी। तो इस प्रकार से कैसी है? मध्यम में, है ना, 2 हो गए। अब उत्कृष्ट भोग भूमि कौन सी है? देवकुरु और उत्तर कुरु, ये 2 हुई बेटा, है ना। अब इसमें भी 5 में × 2 कर लो, तो कितनी हो गई बेटा? 10 हो गई। तो इतना कितना हुआ बेटा? 30 हो गई ना, 30 हो गई ना। कैसे 30 आई? 30 भोग, 15 तो कर्म भूमि है और 30 कैसी है? भोग भूमि होती है। तो आर्य के भी कैसे हैं? 2 भेद हैं।
हाँ, तो आर्य मनुष्य के दो भेद, एक रिद्धि प्राप्त और एक, और अपने चार्ट में बेटा देख लिया है रिद्धि प्राप्त और अरिद्धि। रिद्धियाँ कितने भेद होते, कौन कौन से? रिद्धि के 8 भेद होते हैं, बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रथ और क्षेत्र। अब बुद्धि है ना, इसका भी पूरा अगर हम चार्ट बनाएंगे ना, तो बुद्धि रिद्धि के कितने भेद होते हैं? बोले बुद्धि 18 भेद, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, सभिन्न, पदानुसारी, दुस्पर्शी, दुरास्वादी, दूरघ्राण समर्थ, दूर श्रवण, दूरावलोकन समर्थ, 10 पूर्वी, 14 पूर्वी, अष्टांग महानिमित्त, प्रत्येक बुद्ध, वादी और प्रज्ञा श्रवण, है ना। अब कहते हैं सबसे पहले कैसे अवधि ज्ञानी बुद्धि, है ना। अवधि ज्ञानी बुद्धि ने रिद्धि, जानते हुए रिद्धियाँ बेटा मुनिराजों को प्राप्त होती है, लेकिन मुनिराज को ये रिद्धियाँ प्राप्त होती ना, एक तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता रिद्धियाँ हैं, है ना, और दूसरा कैसा है वो रिद्धियों का प्रयोग करते ही नहीं हैं। आपने उसका बावनिया का वेश बनाया, विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि प्राप्त थी बेटा। कैसी रिद्धि प्राप्त थी? इधर पाँव करा तो ये पूरा आधा नाप लिया, इधर किया तो इसको नाप लिया पूरा बिल्कुल। बोले तीसरा पैर कहाँ रखूँ? राजा को पूछा अब तीसरा पैर कहाँ रखूँ? तो बोले तुम्हारे सीने पर, है ना। तो इस प्रकार से मुनिराज को सब रिद्धियाँ प्राप्त होती है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते, वो तो एकमात्र चैतन्य रिद्धि को साधने में ही लगे रहते हैं। तो अवधि ज्ञानी, यह रिद्धि देशावधि, सर्वावधि और परमा अवधि ज्ञान के अपन ने 3 भेद देखे बेटा, है ना। देशावधि तो सम्यक दृष्टि को देशावधि होता है, सर्वावधि संयमी व्यक्तियों को होता है अवधि ज्ञान, और परमावधि तीर्थंकर गृहस्थ को होता है, जो परमाणु के इतना भी कैसा है जान लेते हैं। अब कहते हैं मनः पर्य, और हाँ, और ये कैसे हैं त्रिकाल गोचर रूपी पदार्थ के देश काल की मर्यादा से कैसे हैं जान लेते हैं। अवधि ज्ञान से लगा लेते हैं बेटा, है ना, अवधि ज्ञान से लगा लेते हैं। जैसे ये होते ना देवगति के देव होते हैं ना बेटा, अब ये अवधि ज्ञान से लगा लेते हैं कि अब मैं मरकर कहाँ जाऊँगा। और अगर मिथ्या दृष्टि हो तो उसको लगता है अरे अरे मैं एक इंद्रिय में चला जाऊँगा। फिर बोले अरे मनुष्य में तो नहीं जाना है, क्योंकि मनुष्य में क्यों नहीं जाना है बेटा? कि कौन 9 महीने तक वहाँ पर गर्भ में उल्टे लटक के रहेगा? हम सब गर्भ में ऐसे उल्टे लटक कर आए हैं बेटा, माता के गर्भ में सब ऐसे उल्टे लटक, हमें याद नहीं है। याद नहीं है तो नहीं थे बेटा, अपन थे ना, याद हमें नहीं है तो हम थे कि नहीं थे वहाँ पर? थे, तो हमें याद नहीं ना, इसलिए ऐसे उल्टे लटक के आए। और माता जो चबा चबा कर जो भोजन करती है वो उसी से, है ना, ये शरीर कैसा है बना है। ये माता के गंदा ब्लड और पिता का वीर्य, इससे मिलकर ये रॉ मटेरियल ही इसका गंदा है। पीरियड्स में जो ब्लड होता है ना वो रुक जाता है, फिर प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, है ना। तो गंदे ब्लड और पिता के वीर्य, रॉ मटेरियल ही बेटा इस शरीर का कैसा है गंदा है, तो ये स्वस्थ कैसे होगा? ऐसी देह करे कि मैं यारी, ऐसी देह से हम क्या यारी करे, दोस्ती करे ना, जिसमें 9 द्वार कैसे हैं बह रहे हैं। अब कहते हैं मनः पर्य रिद्धि, दूसरों के मन में स्थित को इंद्रियों की सहायता के बिना जान लेना मनः पर्य रिद्धि है। ये 2 प्रकार की होती, ऋजुमति और विपुलमति हैं। ये फैसिलिटीज़ अपने को होनी चाहिए। क्यों दृष्टि? ये मेरे बारे में क्या सोच रही, विधि आपके बारे में क्या सोच रही है, ऊपर से प्रेम से धीरे धीरे बोल रही है और अंदर पता नहीं क्या सोच रही है अपने बारे में। तो एग्जाम्पल मैंने विधि का दिया है, किसी का भी अपन कैसा है ले सकते हैं, तो वो उसको मालूम पड़ जाते। ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त होती मुनिराजों को कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन कषाय नहीं होती है, मुनिराजों को कषाय नहीं होती है। केवल रिद्धि, केवल ज्ञान और केवल दर्शन होना, जिसमें रूपी अरूपी द्रव्यों के समस्त गुणों को जानना व देखना, ये केवल ज्ञान रिद्धि। केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का
केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त होती है, उससे सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलक जाता है। और कैसे हैं बीज बुद्धि रिद्धि, किसे कहते हैं? किसी ग्रंथ का एक श्लोक पढ़कर पूरे ग्रंथ का ज्ञान हो जाना। जैसे एक बीज बेटा कैसा होता है, छोटा होता है ना, उससे क्या होता है बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, बिल्कुल है ना। विधि मुझे आपका फेस नहीं दिखता है, ऐसे डायरेक्शन में बैठो, फेस आपका सुंदर है इसलिए मुझे देखने में अच्छा लगता है ना, तो बराबर फेस दिखाओ मुझे। तो यहाँ ये कहते हैं कि बीज बुद्धि, तो बीज मतलब छोटा होता है, ऐसा बीज इतना छोटा होता है और वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है। एक श्लोक उन्होंने बोला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पहला बोला है ना, और पूरे सूत्र उनको ख्याल में आ जाते हैं मुनिराज को। ऐसे बीज बुद्धि रिद्धिधारी के मुनिराज होते हैं, बिल्कुल। अब कोष्ठ विद्धि, कोष्ठ मतलब स्टोर, स्टोर में अपन चीज़ें रखते हैं ना बेटा, घर में स्टोर रूम होता है ना, घर में दृष्टि क्या होता है, स्टोर रूम होता है ना, तो उसमें सारा सामान कैसा रखा जाता है ना। जिस प्रकार कोठे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है, ज़रूरत पड़ने में कोई भी वस्तु हम निकाल लेते हैं, किचन के पास में होता है स्टोर रूम। उसी प्रकार से कुछ भी पढ़े या सुने, भिन्न भिन्न याद करे, एक वार्ता का अक्षर दूसरी वार्ता से न मिले, उसको बस उनके पास पूरा स्टोरेज रहता है, कोष्ठ बुद्धि पूरा स्टोरेज रहता है। स्टोर में फिर अपने को जब जो ज़रूरत पड़े, अपने को तो क्या होता है भूमि, अपने को अगर कोई विषय देखना हो तो अपने को बुक खोलनी पड़ती है, जिनवाणी को कैसा है खोलनी पड़ती है, लेकिन उनको किसी कोष्ठ बुद्धि होती है, उनको कैसा है खोलना नहीं पड़ता है, सब उनका डिपॉजिट रहता है वहाँ पर, जब जो विषय याद करना हो तो देख लेते हैं। सभिन्न श्रोत रिद्धि, 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े क्षेत्र में मनुष्य पशु की आवाज़ एक साथ एक काल में अलग अलग सुनना। कई आवाज़ों को बिठा अलग, अपने यहाँ तो अपन दो बात कर रहे हैं ना, कोई हल्ला कर रहा हो ना तो अपने को उसकी बात नहीं सुनाई देगी, सुनाई देती है नहीं सुनाई देती ना, लेकिन उनके पास ऐसी रिद्धि सभिन्न श्रोति रिद्धि, श्रोत्री रिद्धि होती है कि सब बहुत से लोग भी बात कर रहे हो, बहुत से जानवरों की बेटा आवाज़ भी आ रही हो, लेकिन फिर भी कैसा है वो अपनी बात को कैसा है सुन लेते हैं, ऐसी उनमें रिद्धि प्राप्त होती है। पदानुसारी रिद्धि। और देखो भगवती आराधना में भी 4 प्रकार के मनुष्य बताए, यहाँ तो बेटा आर्य और मलेच्छ बताए हैं, वहाँ 4 प्रकार के मनुष्य। कौन यहाँ कितने प्रकार के बताए हैं दृष्टि? हाँ, कौन से 2 प्रकार के बेटा? आर्य और मलेच्छ। वहाँ भगवती आराधना में 4 प्रकार के मनुष्य, कर्म भूमि के, भोग भूमि के, अंतर्दीपज, जो चार्ट बना हुआ ना कुभोग भूमि का, और समूर्छन, ऐसे 4 प्रकार के कैसे हैं वहाँ पर मनुष्य कैसे हैं, 4 प्रकार के, कर्म भूमि, भोग भूमि, अंतर्द्वीपज और कैसे समूर्छन, ऐसे 4 प्रकार के कैसे हैं बताए हैं। अब पदानुसारी रिद्धि किसे कहते हैं? आदि मध्यांत में एक एक पद के समस्त ग्रंथ को कंठाग्र होकर याद हो जाना, वो पदानुसारी कैसी है रिद्धि होती है। अब हाँ बेटा एक मिनट है ना, कर्म भूमि, भगवती आराधना लिख लेना कि इस ग्रंथ में आई हुई है, कर्म भूमि, भोग भूमि और अंतर्दीपज और समूर्छन। अंतर्दीपज मतलब कैसे, ये 96 अंतर्दीपज है, इसमें कैसे कुभोग भूमि के जीव रहते हैं। अंतर्दीपज और समूर्छन, समूर्छन जीव। देखो बेटा, आप अभी से ही नहीं, थोड़ा थोड़ा आप समय निकाल कर आधा घंटा याद करते रहना विषय को, तो आपको एकदम से कैसा है बर्डन नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम्स लेंगे ना, क्योंकि कोर्स पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा 1 हफ्ते का टाइम देंगे आपको, फिर आपका पेपर ले लेंगे। और ये आपका लास्ट पेपर है बेटा, ये है ना लास्ट, आप कैसा है आपका सब्जेक्ट है। वैसे तो हम दिसंबर में कोर्स समाप्त करते हैं, लेकिन आपका नवंबर में ही कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा। जो धर्म का कोर्स है अपना, आपका नवंबर में ही समाप्त हो रहा है। अब आगे कहते हैं, हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे? नहीं, चलो
अब दूर स्पर्शी रिद्धि किसे कहते हैं? 8 प्रकार के स्पर्श को ज्ञानावाय, है ना, ज्ञानवाय के स्पर्श होने से हो जाना वो दूर स्पर्शी है। आपकी इसमें ज्ञान वायु, है ना, 8 प्रकार के स्पर्श। 8 प्रकार के स्पर्श बेटा कौन से हैं? ठंडा, हाँ, कड़ा, नरम, है ना। ये 8 प्रकार के स्पर्श को कैसा है अपने ज्ञान से जान लेना बिल्कुल कि ये कड़ा है। अभी अपने स्पर्श नहीं किया है बेटा, लेकिन दूर से ही जान लेना कि ये कड़ा है, ये नरम है ना, ये ठंडा है, ये गर्म है। बिना स्पर्श किए ही उसका दूर स्पर्शी रिद्धि, ऐसी उनको रिद्धि प्राप्त हुई है। अब कहते हैं दुरास्वादी रिद्धि। मनुष्य क्षेत्र में रसों, आप 64 रिद्धि विधान करते हो ना बेटा, 64 रिद्धि विधान अपन लोग करते हैं ना, तो ये कौन से मुनिराजों को रिद्धियाँ प्राप्त होती है? देखो, ये बताने से अपने को मुनिराजों की महिमा आती है बेटा ना। अपने को क्या होता है? मुनिराजों की महिमा आती। मनुष्य क्षेत्र में रसों का दूर से स्वाद लेना, दुरास्वादी। वहाँ रसगुल्ला रखा हुआ शॉप पर और हमको क्या होगा? भूमि स्वाद आ जाएगा, ऐसा लगा 8-10 रसगुल्ले खा लिए, ऐसी उनको रिद्धि प्राप्त। ये सब रिद्धियाँ अपने को प्राप्त होनी चाहिए ना सौम्या। भाई अपने को यहाँ बैठे बैठे इच्छा हुई कि चलो ये खाना है ना, तो उसका स्वाद हमको आके, है ना, तृप्त हो जाए। ये सारी फैसिलिटीज अपने को होनी चाहिए ना। अपने को मिलेगी तो अपन दुरुपयोग करेंगे उसका अपने को मिलेगी तो क्या होगा बेटा? दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए मुनिराजों को कैसी है ये रिद्धियाँ प्राप्त होती है? वो तो एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। और दूर घ्राण रिद्धि, सुगंध दुर्गंध को दूर घ्राण रिद्धि है। 1 योजन, है ना, ये चक्रवर्ती होता है ना बेटा, 9 योजन तक सुन लेता है। क्या है वो? 9 योजन तक सुन लेता है। घ्राण इंद्री बेटा बहुत तेज होती है। हमारी रसोई घर में अलमीरा है, अलमीरे के अंदर डिब्बा है, डिब्बे के अंदर चीनी है। अब चींटी आ जाती है, उसको किसने SMS किया? किसने किया दृष्टि? उसकी घ्राण इंद्री इतनी तेज होती है कि कैसी है वो वहाँ पर आ जाती है। उसी प्रकार से इनको भी ऐसे दूर घ्राण रिद्धि प्राप्त होने पर चक्रवर्ती 9 योजन तक कैसा है? सुनता है। दूर श्रवण रिद्धि, है ना, 7 प्रकार के स्वरों को दूर से ही सुनना जानना, दूर श्रवण रिद्धि। चक्रवर्ती होता ना बेटा, वो भी 9 योजन तक सुन लेता है। आपको मालूम है उसकी स्टोरी चक्रवर्ती की बेटा? चक्रवर्ती से एक बार क्या हुआ, चक्रवर्ती जब 6 खंड को जीतने जाता है ना, ये 6 खंड है, एक आर्य और 5 कैसे हैं ये मैं, ये 6 खंड को जब चक्रवर्ती जीतने के लिए जाता है वहाँ रहता है, लेकिन बाकी और भी जहाँ पर जो को टेंट वगैरह जो भी रहते हैं तो सारे चक्रवर्ती की सेना वहाँ रहती है। तो वो आपस में बात करते हैं, ये चक्रवर्ती में क्या ताकत है कि हमारे बल पर तो 6 खंड जीतता है, अगर हम नहीं होते तो ये 6 खंड जीतता क्या? ये बात चक्रवर्ती सुन लेता है, क्योंकि चक्रवर्ती की घ्राण इंद्री इतनी तेज होती कि 9 योजन तक बेटा सुन सकता है। 12 योजन भी कहीं जगह लिखा है, 9 दूर श्रवण। हाँ, कर्ण इंद्री। हाँ, अभी मैंने क्या बोला? घ्राण इंद्री है ना, कर्ण इंद्री है ना। तो कर्ण इंद्री से कैसा होता है, वो इतनी दूर तक सुन लेता। अब उसने सुन लिया बेटा चक्रवर्ती ने कि ये ऐसी बातें मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। उसने अपनी ताकत की परीक्षा देने के लिए क्या किया, सेनापति को बुलाया कि ये मेरी उंगली ऐसी मुड़ गई है ना, ये सीधी नहीं होती है, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ ये सीधी नहीं होती है। सेनापति ने लाओ मैं सीधी कर देता हूँ। सेनापति ने क्या करा है ना, उसको अवनी क्या करा, कोशिश करी सीधी करने, लेकिन हुई नहीं। और 2-4 और लोगों को बुला के लाए, सीधी करो, नहीं हुई है ना।
तो उस उंगली को सीधी करने की जितनी उसकी सेना थी ना, 84 लाख घोड़े, कितने रथ, कितने हाथी, सब होती, इसकी सेना होती चक्रवर्ती की, वो सारे पैदल सैनिकों को एक उंगली में ऐसी रस्सी डाली और वो सब सैनिकों ने बेटा पकड़ लिया और सब खींचने लगे ताकि उंगली कैसी हो जाए, ये सीधी हो जाए बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, हाँ भूमि, क्या हुआ है ना, वो सीधी नहीं हो। फिर चक्रवर्ती ने स्वयं से ही उंगली को सीधी करी तो सारी सेना गिर गई। खींच रहे थे और फिर उसने ढीली कर दी, होता है ना रस्सी में खींचते हैं, ढीली कर दी तो फिर सब कैसे हैं, गिर जाते हैं। तो इतनी उसकी जो कर्ण इंद्री इतनी मतलब होती स्ट्रांग कि नौयन। ऐसे ही जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनकी कर्ण इंद्री कैसी होती है, वो बहुत दूर श्रवण रिद्धि प्राप्ति, दुरावलोकन रिद्धि, प्रत्येक पदार्थ को दूर से देखना जानना वो दुरावलोकन है। अपन तो 10 फीट से ज़्यादा देख नहीं सकते बेटा, चश्मे की 2 आँख और 2 चश्मे, 4 की ज़रूरत अपने को होती है, तभी कैसा है देख सकते हैं। और कैसे दूर 10 पूर्वी रिद्धि, जिसमें 10 पूर्व का ज्ञान हो उसे 10 पूर्व रिद्धि होते हैं। अपने पूर्व का है 14 पूर्व होते हैं ना बेटा, 12 अंग और 14 पूर्व। तो कैसा है, जिनको 10 पूर्व का रिद्धिधारी मुनिराजों को ज्ञान होता है। 14 पूर्व रिद्धि, जिसमें 14 पूर्व का ज्ञान होता है, वो 14 पूर्व रिद्धि होती। अष्टांग महानिमित ज्ञानी रिद्धि, पशु पक्षी की भाषा सुनकर, अपने यहाँ होता है ना, वे हमारे यहाँ तो ऐसा मानते हैं कि आज कुत्ता रो रहा है या बिल्ली रो रही है तो कुछ न कुछ अशुभ होगा, ऐसा मानते हैं ना, कि पशु पक्षी की कोई आवाज़ ऐसी आ रही हो या कोई ऐसे रो रहा हो तो हम क्या मानते हैं, उसको अशुभ मानते हैं कि कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है। तो यहाँ ये कहते पशु पक्षी की भाषा सुनकर, हाँ अवनीश बेटा हाथ हटाओ, पशु पक्षी की भाषा सुनकर, ग्रह नक्षत्र आदि को देखकर, पृथ्वी में कंपन आदि के लक्षणों को जानकर, वैधक सामुद्रिक आदि से मनुष्य तथा चौपाया 4 पाए के पशु होते हैं, वस्त्र शस्त्र पशु पक्षी आदि के तेल मस्सा लसन, लसन मतलब लांछन होता है ना, लांछन बॉडी में किसी किसी को बेटा होता है ना, कभी कोई किसी का ग्रीन कलर का होता है, किसी का ब्राउन कलर का होता है, बॉडी में कई लांछन होते हैं। आदि अंग के चिन्हों में वत्स श्रीवस्त्र शंख शरीर के चिन्ह, चक्रादि चिन्हों को देखकर स्वप्न आदि के निमित्त से शुभ अशुभ को जानना, ये अष्टांग निमित्त महावीर। जानते हो बेटा, ये महावीर का वो था, वो सिंह कैसे पढ़ा, महावीर का अपन चिन्ह क्या देखते हैं, सिंह, बिल्कुल। तो ये कहाँ होता है, ये उसके पैर में होता है और इंद्र, हाँ दाएं अंगूठे में। और क्या होता है, इंद्र लोग आकर फिर देखते हैं और फिर वो चिन्ह जो होता है ना उससे मांग बता देते हैं ये महावीर का चिन्ह सिंह है, पार्श्वनाथ का चिन्ह कैसा है, सर्प इत्यादि होता है। तो इस प्रकार से चिन्ह अपने यहाँ नहीं, लोग बाग बोलते हैं भाई हाथ में अगर तिल हो तो पैसा ज़्यादा मिलता है, तिल मस्ते वगैरह को देखकर बता देते ना, कि बाहर बता दे कि ये यहाँ पर तिल है तो इसका ऐसा होगा, यहाँ पर तिल है तो ये सब ज्योतिष लोग बता देते हैं। ये जानते हो बेटा, अंतिम बात के समाप्त करती हूँ। ये जब युद्ध हुआ था ना, अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ था बेटा, तो उस समय क्या था, वो अमेरिका 1000 किलोमीटर दूर से मिसाइलें छोड़ता था और जो इराकी लोग थे ना बेटा, तो वो कैसे हैं, अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अमेरिकन्स को लगता था कि इनको कैसे मालूम पड़ जाता कि वहाँ से मिसाइलें, वो तो वॉइस वाली नहीं होती थी, तो इनको कैसे मालूम पड़ जाता है कि मैं 1000 किलोमीटर से मिसाइलें छोड़ रहा हूँ, और यहाँ सारे इराकी अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो बेटा है ना, वहाँ कुत्ते रोने लग जाते थे, इराक में कुत्ते रोने लग जाते थे। तो वो समझ जाते थे कि कैसा कोई ना कोई खतरा है, क्योंकि कुत्तों की श्रवण शक्ति भी बहुत तेज होती है। आप जानते हो, ये अपराधी को पकड़ने के लिए कुत्तों का यूज़ किया जाता है ना बेटा, है ना।
तो इनकी भी जो श्रवण शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। तो वो सारे इराकी ना वो कुत्ते रोने लगते थे तो समझते कोई खतरा है और सारे कैसे अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो इस प्रकार से अष्टांग निमित्त ज्ञानी ऐसे कभी समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, कोई पृथ्वी में कंपन होने लगता है कि जरूर कोई न कोई खतरा है। तो निमित्त ज्ञान से कैसे हैं बता, भाई 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है ऐसा बताया था, है ना। तो ये लक्षण से कैसे हैं वो अष्टांग जो निमित्त ज्ञानी जो मुनिराज होते रिद्धिधारी वो सब कैसे हैं बता देते हैं। अब अपन कैसी है शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। 64 रिद्धियों का बेटा आपको कैसा है ज्ञान भी हो जाएगा कि 64 रिद्धियाँ होती है और 64 रिद्धि विधान में है ना। फिर बस बिल्कुल बस 1-2 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा ये अपना ये, हाँ ये अपना तीसरा अध्याय अपना समाप्त हो जाएगा। चलिए हाँ बेटा रात की क्या क्या, हाँ 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 सूत्रों का पाठ करो बेटा, सूत्र बोलो बेटा। रात की खंडे प्राग मानुषोत्तर मनुष्य आर्य मनुष्य। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हो बेटा, मैं सबका फेस रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि जिनवाणी आप लोग कैसा है इतनी ध्यानपूर्वक पढ़ते हो बेटा। बैठे बैठे पुण्य बांध लोगे है ना, और पुण्य बांधोगे तो उसका उदय नहीं आएगा बेटा, उदय भी कैसा है आएगा। तो बहुत अच्छी बात है। चलो बिल्कुल अब अपन ने वो बोला था ना, कौन सा बोला था अपन ने, हाँ हाँ लास्ट लाइन वो है बिल्कुल, मैं भूल गई बिल्कुल लास्ट लाइन है ना। चलो बोलते हैं अपन ये वाला, बोलो। दर्शन ज्ञान में शाश्वत सदा सुख धाम हूँ, चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्म राम हूँ, संसार में बस इष्ट मेरा, मेरा शुद्ध स्वभाव है, मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, जिसमें न कोई विभाव है, मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, जिसमें न कोई विभाव है। चलिए जय बोलो बेटा। बोले अनंतन सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य पूजित अक्षांग वाली माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य यद्यपि चुमा स्वामी देव की जय हो। तत्वार सूत्र जी नामक महान जैन ग्रंथ की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जी। सबको